पहला कारण क्या है? हैबिटेट लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि दिन पर दिन लोगों की जनसंख्या बढ़ते जा रही है। जनसंख्या जब बढ़ रही है तो उनको उनके नीड्स को भी तो पूरा करने हैं। उनके रहने का जगह चाहिए, खाने के लिए चाहिए। तो रहने के लिए जगह तो लिमिट है। अब क्या करेंगे? पूरा जितना जमीन खाली था वो तो भर गए, तो अब जंगलों की कटाई कर करके उस जगह पे घर बनाएंगे। तो जब जंगलों की कटाई हो जाएगी तो वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट खत्म हो गया। कहाँ थे? हैबिटेट लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि इंसान की जनसंख्या बढ़ते जा रही है जिसकी वजह से वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट खत्म हो रहा है। और इस वजह से वो भी क्या होना है? दिन पर दिन उनकी भी जनसंख्या कम होते जा रही है। Great increase in human population in the last 70 years is responsible for the rapid decline of biodiversity because more and more land is needed for agriculture, housing, for making roads and for constructing dams, bridges, powerhouse and industries. यानी कि लोगों की जनसंख्या बढ़ने से उनके जरूरत को पूरा करने के लिए लैंड की जरूरत है जिसपे वो घर बना सके, एग्रीकल्चर करके अपने खाने के लिए अनाज उत्पन्न कर सके, और रोड, इंडस्ट्री, पावर हाउस, यानी इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है? दिन पर दिन बायोडायवर्सिटी विलुप्त होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, बहुत सारी प्रजातियां खत्म होते जा रही हैं। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन क्या है? द कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल बाय मैन कॉज डिफॉरेस्टेशन। क्या है? इंसान यहाँ भी किस लिए पेड़ों को काटेगा? जंगलों की कटाई किस लिए होगी? अपने जरूरत को पूरा करने के लिए। और जब वही पेड़ बड़े मात्रा में काटे जाते हैं, एक दो पेड़ काटेंगे तो ठीक है, जब लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटाई होती है तो उसे क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है? Similarly, overgrazing by increased population of cattle and sheep cause shrinkage of grassland and loss of habitat of wild animals. क्या हो रहा है? ओवरग्रेजिंग, यानी जब जो पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, सीप, हिरन, इन सब का जब जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगी? ग्रासलैंड श्रिंकेज होगा। और ग्रासलैंड श्रिंकेज होने की वजह से ग्रासलैंड के लिए लैंड तो चाहिए, तो जंगलों की कटाई करेंगे। जब जंगलों की कटाई करेंगे तो वाइल्ड लाइफ को लॉस होगा, और इस तरह से वाइल्ड लाइफ क्या होगा? प्रभावित होगा। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। नेक्स्ट रीजन क्या है? पॉल्यूशन। एयर एंड वाटर गेट पॉल्यूटेड with insecticides used in agriculture, toxic elements released from industries and petroleum products. Weak and susceptible species are unable to tolerate the pollutants and are eliminated. क्या होगा? पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? जो एग्रीकल्चर यानी जब हम खेती करते हैं, जब कृषि में बहुत सारे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, यानी टॉक्सिक एलिमेंट्स का, जहरीला पदार्थों का यूज करते हैं, ठीक है, वो सब कहाँ जाता है? बह के पानी में जाता होगा, बह के पानी के साथ। और जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो भी क्या होता है? टॉक्सिक होता है, यानी कि सारे जीवों के लिए वो न सारे जीव उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसमें सरवाइव नहीं कर सकते, और इस तरह से वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। इस तरह से वो पॉल्यूशन क्या है? इनके खत्म होने का कारण है। अगर वो पॉल्यूटेड चीजें जो इंडस्ट्री का वेस्ट है नदी में बह के जाता है तो क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल को हार्म करेगा। तो क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल को जब हार्म करेगा तो एक्वेटिक हैबिटेट खत्म होगा, और एक्वेटिक हैबिटेट खत्म होगा तो जो भी एक्वेटिक डाइवर्सिटी है, जो जल में रहने वाले जीव हैं, वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ exotic species. The species introduced into a new locality
फ्रॉम सम अदर एरिया इज कॉल्ड एक्सोटिक स्पीसीज। ये क्या कहलाता है? जब क्लाइमेट चेंज होगा तो वहां के रहने वाले जीवों को तो इफेक्ट पड़ेगा ना। अब पोलर बियर कहाँ रहता है? ठंडे जगहों में रहता है। वहां गर्मी बढ़ने लगे तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नो मैम। नहीं कर पाएगा। नो यानी कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, वहां जब उस जगह पे वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर क्या है, नदी है, ठीक है, बहुत सारी नदियां क्या होती है, दिनों पर दिन ना विलुप्त होते जा रही हैं। क्यों? उसमें मलबे इकट्ठे होते होते नदियां, बहुत सारी नदियां खत्म हो गई। जैसे पहले सरस्वती नदी हुआ करता था, अब वो नदी नहीं है। घग्घर नदी था, अब वो नहीं है। तो उसके एक्वेटिक एनिमल जो होंगे उनको तो इफेक्ट पड़ा होगा ना। यस मैम। क्लाइमेटिक चेंज से कैसे इफेक्ट पड़ता है? देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉजिंग चेंजेज इन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। जो बारिश होता है या तापमान जो होता है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? आजकल बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैसे? ह्यूमन एक्टिविटीज से, इंसान की वजह से बढ़ रहा है। इंसान की संख्या बढ़ी, संख्या बढ़ने से जंगलों की कटाई हुई, पोल्यूशन बढ़ी, पोल्यूशन बढ़ने से क्या हुआ? टेम्परेचर भी इंक्रीज करना शुरू हुआ। यानी कि सारे चीजों के लिए जिम्मेवार क्या है? पॉपुलेशन, हम लोग हैं। These are responsible for global warming and melting of glacier. Such as changes have adverse effect of biodiversity. क्या होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा? तो जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे तो वहां के जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको तो इफेक्ट करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी लोग प्रभावित होंगे, और भी एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स क्या होगा? प्रभावित होगा। और इस तरह से क्या हो रहा है? ये बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है ह्यूमन ग्रिड। ह्यूमन ग्रिड क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ and wildlife products has threatened the existence of tigers, bears, foxes, elephants, crocodiles, etc. इसमें क्या बताना है बताइए? ह्यूमन ग्रिड क्या होता है? ह्यूमन ग्रिड से आप, अगर कोई फॉरेस्ट है या फिर हमारे आसपास में एक ही तरह का स्पीसीज पाया जाए, एक ही तरह की प्रजाति पाई जाए, एक ही एनिमल पाई जाए, तो इससे क्या दिक्कत होगा? क्या नुकसान है इससे? बताइए। मैम बैलेंस रहने के लिए एक ही ब्रीड नहीं हो सकती, उसके लिए काफी सारी ब्रीड होनी चाहिए, वही कार्निवोरस, तो ओमनिवोरस भी। कैसे होगा? अगर यहाँ पे सिर्फ टाइगर हो, सिर्फ लायन ही हो, क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे नेचर में एनिमल प्लांट्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड हैं, यानी कि एक दूसरे को जीने के लिए उनका होना जरूरी है ना। जैसे ये लायन है, लायन कैसे जिंदा रहेगा? छोटे जानवरों को खाएगा तभी तो इसको जिंदा रहने के लिए छोटे जानवर का होना जरूरी है। छोटे जानवर को जिंदा होने के लिए ग्रास का होना जरूरी है। यानी कि ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड हैं, ठीक है, और सबके एग्जिस्टेंस के लिए, यानी सब सरवाइव कर सकें, सारे स्पेसीज का होना इसलिए जरूरी है, तभी हमारा इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में क्या होगा? बैलेंस बन पाएगा। वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ कमोडिटीज। और वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से हमें बहुत सारी चीजें मिलती भी हैं, इसलिए उसे कंजर्व करना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ इज नीडेड फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एंड एपीकल्चर etc. ठीक है, वाइल्ड लाइफ से क्या होता है? बहुत सारे हमारा बहुत सारा फायदा है। जैसे देख लो, एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? कृषि, हम खेती बाड़ी। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? वही नहीं है। बागवानी जो हम करते हैं ना, फल फ्रूट्स जब लगाते हैं, ऐसा भी तो कोई जगह होगा जहाँ पे खेती ना करके लोग वही फ्रूट्स उगाते होंगे, होता होगा कि नहीं होता होगा? यस मैम। हाँ, वही हॉर्टिकल्चर है। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर क्या है? मेडिसिन। सेरीकल्चर मेडिसिन है। सिल्क, सिल्क पढ़े थे पिछले क्लास में। यस मैम। प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। यस, जब सिल्क मोथ को हम पालते हैं, यानी बहुत ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए हम सिल्क मोथ को पालते हैं और इस तरह से सिल्क बनाते हैं, यानी सिल्क मोथ से सिल्क बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इसमें क्या होगा, आप सिल्क को अपने कंजर्वेशन, मतलब कि नेचुरल नहीं, सिल्क वॉर्म। हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं, मैन मेड हम वहाँ पे कंडीशन बनाएंगे और उसके बाद वहाँ पे सिल्क मोथ सरवाइव करेगा, फिर वो लार्वा बनेगा, एग होगा, कैटरपिलर होगा और फिर उससे हमें सिल्क मिलेगा। एपीकल्चर में क्या होता है? एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। किस लिए? शहद बनाने के लिए। हम हनी के लिए, हम हनी Yes. के लिए, हनी के लिए, यानी कि ये सब भी क्या है? मधुमक्खी क्या है? वाइल्ड लाइफ ही तो है। सिल्क मोथ क्या है? वाइल्ड लाइफ यस है। मैम। यानी कि हम हाँ, इन सारी चीजों के लिए भी वाइल्ड लाइफ का बायोडाइवर्सिटी होना जरूरी है। नेक्स्ट है, वी ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ नेचर एंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ नेचर आर इंडिपेंडेंट। एनी डैमेज to its biodiversity will threatens the whole support system and will a threats to human existence, therefore the biodiversity need to be conserved। अभी हम बता रहे थे कि जितने भी इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी स्पीशीज है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो क्या है? सब एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी कि सब एग्जिस्ट कर पाए, सबका अस्तित्व रह सके, इसलिए बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी है। यहाँ तक कि इंसान किस पे डिपेंड है? एनिमल और प्लांट पर। इंसान का अपना कुछ नहीं है, वो एनिमल और प्लांट से ही जीवित है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी है ताकि इंसान भी इस दुनिया में जीवित रह सके। कल हमने बताया था फ्लोरा और फौना। फ्लोरा क्या होता है? यस मैम, आई कैन से। नो अनुज। मैम एरिया। रागिनी, अनुज आप गलत बता रहे हो। रागिनी कैमरे के सामने आ जाओ। निखिल बताइए फ्लोरा क्या होता है? किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं और एनिमल को फौना कहते हैं। यस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा। ये जितना भी इम्पोर्टेंट चीज आपको लगता है बुक के अंदर, आप अंडरलाइन करते चलो, क्योंकि घर पे तो कभी रीडिंग करते नहीं खुद से। मैम मेघराज जी का माइक ऑफ है मैम, आवाज आ नहीं रही मैम आपकी सही से। चलिए विजय आप पढ़िए फ्लोरा एंड फौना। ओके मैम। The plant found typically in particular area from the flora of that area. The term fauna represent the wild animal found particular place in or a particular place or particular geographical region. For example, trees of jamun, जैसे अभी हम ओके pine, विजय, oak, अभी मैं बता रही थी कि किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले ट्रीज को क्या कहते हैं? वो क्या सारे ट्रीज के, एक कोई स्पेशल ट्री नहीं, वहां सारे पेड़ होंगे, उस एरिया का क्या कहलाएगा? फ्लोरा कहलाएगा। जैसे जामुन होता है, मैंगो, गुआवा, पाइन, चीड़, ओक, ये सारे ट्रीज किस एरिया में पाए जाते हैं? जहाँ ठंडा हो, जैसे हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए क्या हो गया?
फ्लोरा हो गया, यानी फ्लोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश के एरिया में ही पाया जाएगा, है ना। देवदार का ट्रीज क्या हमारे तरफ होगा? नहीं होगा, ये किसी स्पेशल एरिया में होगा, यानी कि जहां ऐसा कंडीशन होगा वही होगा। तो ये इस एरिया के लिए क्या हो गया? फ्लोरा हो गया। और कुछ एनिमल्स हैं जो स्पेशल उसी एरिया में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। जो सारे जगह सरवाइव नहीं कर सकते, वो उसी स्पेसिफिक एरिया में सरवाइव कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? उस एरिया का फौना। जैसे टाइगर, लियोपार्ड, एंटीलोप, सांबर, चिंकारा, नीलगाय, ये सब कहाँ हैं? ये सारे राजस्थान वाले एरिया में पाए जाएंगे। तो ये राजस्थान का क्या कहलाएंगे? फौना कहलाएंगे। हमारे तरफ कौन से एनिमल पाए जाते हैं? हमारे तरफ कौन सा एनिमल पाए जाते हैं? एनिमल्स का नाम बताइए। मैम लायन, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर है यहाँ पे शालिनी? मैम कहाँ पे? मैम हमारे देश में है, देश में नहीं, हमारे यूपी का बात करो, हमारे लोकेलिटी का बात करो। यूपी में मैम। हाँ, हमारे लोकेलिटी आसपास में कौन से एनिमल दिखने को मिलते हैं? मैम काऊ, काऊ, मैम बफेलो, काऊ, बफेलो, सीप, ये सब क्या है? हमारे एरिया के फौना हो जाएंगे, ठीक है। प्लांट्स कौन और सा मैम ये मिलता है हमारे डोंकी भी। यहाँ? हमारे यहाँ कौन मैम सा डोंकी प्लांट है। ज्यादा दिखता है? मैम डोंकी भी होता है। मैम तुलसी, एलोवेरिया। एलोवेरा हमारे यहाँ का प्लांट नहीं है, एलोवेरा डेजर्ट का प्लांट है। देखिए उस और मैम मनी प्लांट। मैम तुलसी, मनी प्लांट मैम मैंगो। हाँ, और मैम हमारे एरिया और में जो मैम trees और होते हैं, मैम वो हमारे नीम। यहाँ के फ्लोरा हैं, जो हमारे एरिया और में मैम एनिमल्स नीम। रहते हैं वो हमारे यहाँ के फौना कहे जाएंगे। और मैम नेक्स्ट नीम है का भी पेड़। इंडेमिक स्पेसीज। चलिए पढ़िए, खुशी आप पढ़ो। खुशी, इंडेमिक स्पेसीज, इनका नाम लो और ये गायब हो जाते हैं। जिसका कैमरा ऑफ है ना, परी, परी हमारी आवाज जा रही है आपके कान तक?